लखनऊ में सिटी स्टेशन चौराहे के पास दुकान में भीषण आग लग गई और आगजनी की इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बाद में स्थानीय लोगों और दमकल के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के सिटी स्टेशन चौराहे के पास की है। फिलहाल दुकान में आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अचानक से इस दुकान में आग लगी जिसमें लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है और हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पा लिया गया है। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, अचानक से इस दुकान में आग लगी और जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बरेली पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी फरमान अली को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी को लेकर हिंदू संगठन लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे थे। छात्रा को जबरदस्ती होटल में ले जाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी फरमान को जेल भेज दिया है। लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। पूरा मामला छात्रा को जबरदस्ती होटल में ले जाकर इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद अब आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी की गाड़ी से सड़क हादसा। सांसद की गाड़ी से ठोकर लगने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई है। कार्यक्रम में जाते वक्त सांसद की गाड़ी से यह हादसा हुआ है। हादसे में मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदिया चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, सांसद की गाड़ी से ठोकर लगने से एक 6 साल के मासूम की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में जाते वक्त सांसद की गाड़ी से यह हादसा हुआ जिसमें मासूम की मौत हो गई और इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदिया चौराहे के पास की घटना है। नोएडा में पुलिस और बाइक सवार अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने 2 घायल अपराधियों को दबोचा है। एक बदमाश फरार हो गया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से हथियार कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार बदमाश 20 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए हैं। मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच में जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। पकड़े गए अपराधियों से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। बागपत में बरौत मेरठ मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। हिंडन नदी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो के बीच भिड़ंत हुई और जोरदार टक्कर के बाद सड़क किनारे खाई में पलटा ट्रैक्टर। सभी घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिनौली थाना क्षेत्र के बरनावा गांव के पास ये हादसा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के हिंडन नदी के पास ट्रैक्टर अचानक से पलट गया और जोरदार टक्कर के बाद सड़क किनारे खाई में यह ट्रैक्टर पलटा जिसमें एक की मौत हो गई है और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बागपत में बड़ौत मेरठ मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। करीब 10 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जबकि एक शख्स की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। तो हिंडन नदी के पास अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो के बीच भिड़ंत हुई और गाड़ी के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौके की तस्वीरें आप देखिए। पुलिस को इसके बाद सूचना दी गई और किस तरीके से इस टक्कर के बाद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। सोनभद्र से खबर मिल रही है। यहाँ पति की मौत की गलत खबर सुनकर महिला ने खुदकुशी कर ली। 2 साल के बच्चे के साथ महिला ने खुदकुशी कर ली। ट्रक ड्राइवर पति सड़क हादसे में घायल हुआ था और खुदकुशी से पहले महिला गहने कपड़ों में आग लगाई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। तो 2 साल के बच्चे के साथ इस महिला ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के और आप देखिए खुदकुशी से पहले महिला ने जो गहने थे कपड़े थे उनमें आग लगा दी। पति की मौत की गलत खबर सुनकर इस महिला ने ये बड़ा कदम उठाया और अपने 2 साल के बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले घर में मौजूद जो गहने थे और कपड़े थे उनमें आग इस महिला ने लगा दी। इधर पौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्रावास में एक छात्र के कमरे के दरवाजे पर सिर तन से जुदा करने का पोस्टर चस्पा होने से सनसनी फैल गई। ये पोस्टर किसने चिपकाया है अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है मगर ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है और हिंदू संगठन ने इसे लेकर डीएम से शिकायत की है। उत्तराखंड के पौड़ी से ये मामला सामने आया है।
सिर तन से जुदा करने की इस युवक को धमकी मिली, जिसके बाद अब प्रशासन ये खोज करने में जुटा हुआ है कि ये पोस्टर आखिरकार किसने लगाया है। ये मामला भुरडोरी इंजीनियरिंग कॉलेज का है। उसमें एक छात्र जो इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययन शिक्षार्थी है, उसके दरवाजे पे ये एक पोस्टर चिपका है जिसमें 786 ऊपर से लिखा है रुस्ता की ये नदी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये किया गया था, जो कि एक संवेदनशील मामला है। इस संबंध में मुझे अभी एक ज्ञापन भी दिया गया और मामले में जानकारी लेने पे ये संज्ञान में आया है कि उसमें एफआईआर जो है अज्ञात में लॉन्च की गई है और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहीं यूपी एटीएस ने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। एटीएस मुख्यालय में हुए खेलकूद रंगारंग कार्यक्रम। एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए। एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा ने उपलब्धियों की भी जानकारी दी और अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी शपथ भी दिलवाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तमाम जो उपलब्धियां एटीएस ने अभी तक हासिल की हैं उसके बारे में जानकारी दी और अधिकारी और कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी शपथ भी दिलवाई गई। और अब बात खतौली में गरजे जयंत और चंद्रशेखर की। तो क्या रामपुर में काम करेगा भाजपा का इम्फेक्टर? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पश्चिम का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है और आज उस वक्त खतौली का मिजाज भी बदल गया जब एक मंच पर जयंत और चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे, जो कि खतौली की पिच पर गुर्जर जाट मुस्लिम समीकरण में दलित वोट का तड़का लगा रहे थे। तो वहीं रामपुर में भाजपा आजम खान को मुस्लिम मोर्चे पर चुनौती दे रही है, जो कि आजम खान की सबसे बड़ी ताकत रही है। खतौली में नया गठबंधन, बिगाड़ देंगे दिल्ली का समीकरण। रामपुर की महाभारत में भाजपा का दावा, आजम के गढ़ में किसकी हवा? मैनपुरी ने लखनऊ का पारा चढ़ा रखा है तो खतौली और रामपुर ने पश्चिम की हवाओं का रुख बदल दिया है। खतौली में सियासी बयानबाजी नवंबर की सर्दी में जून वाली गर्मी का एहसास करा रही है, जहां सपा और रालोद मिलकर भाजपा को चुनौती दे रही है। लेकिन अब इस गठबंधन को आजाद समाज पार्टी के रूप में एक और साथी मिल गया है, क्योंकि शनिवार को संविधान दिवस के मौके पर जयंत ने खतौली के रण में हुंकार भरते हुए सभा बुलाई थी, जिसमें उसके साथ चंद्रशेखर भी नजर आए। अब जयंत चौधरी इस गठबंधन के दम पर खतौली के साथ साथ दिल्ली का समीकरण बिगाड़ने का दम भर रहे हैं। सिर्फ वोट हासिल करने के लिए या जीत अपनी पक्की करने के लिए हमने गठबंधन नहीं किया है। ये एक उभरते भारत की नई तस्वीर और नए लीडरशिप की तस्वीर है। एक नया सामाजिक समीकरण है जिसके बल पर खतौली से चलकर दिल्ली का समीकरण हम बिगाड़ देंगे। जो लोग दमनकारी नीति अपना रहे हैं और वहां से लेके फिर अगली बार उत्तर प्रदेश की गद्दी को भी हिलाने वाला यही समीकरण है जो तीनों पार्टी का समीकरण हमने बनाया है। उधर चंद्रशेखर के तेवर भी भाजपा को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं, जो खतौली के उपचुनाव को भाजपा के अहंकार के ताबूत में आखिरी कील बता रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य अगर सुधारना चाहते हो, पाल प्रजापति, कश्यप, निषाद, सेन, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों को कह रहा हूं, तो ये मौका है आपके पास। खतौली का चुनाव भाजपा के इस ताबूत में, जो अहंकार का ताबूत है, जो बंटवारे का ताबूत है, उसमें आखिरी कील ठोकने काम करेगा उत्तर प्रदेश में। और ये जिम्मेदारी दी है खतौली के लोगों पे। गौरतलब है कि रालोद ने मदन भैया को मैदान में उतारकर जाट, गुर्जर, मुस्लिम वोट को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब चंद्रशेखर के सहारे जयंत इस वोट में दलित वोट भी जोड़ देना चाहते हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के एक मंच पर आने के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों ही नेताओं के निशाने पर पूरी तरीके से बीजेपी रही, लेकिन मिशन 2024 की झलक भी नजर आई। अब देखना यह होगा कि गठबंधन का यह तीसरा चेहरा क्या मदन भैया को यहां पर जीत दिला पाएगा
या फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी राजकुमारी सैनी के दम पर यहां फिर से कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी? मतलब एकदम साफ है, सपा, रालोद और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का भविष्य खतौली पर टिका है, क्योंकि अगर ये सफल रहा तो आने वाले वक्त में इसका रंग और गाढ़ा होगा, लेकिन अगर फेल हुआ तो साथ यहीं खत्म हो जाएगा। वहीं एक सवाल रामपुर का भी है, जहां आजम खान की सीट दांव पर लगी है, जिसे जीतने के लिए भाजपा ने अपने महारथियों को उतार दिया है। क्योंकि रामपुर में 60% वोट है, इसलिए भाजपा की तरफ से आकाश सक्सेना को जिताने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बासित अली ने रामपुर में डेरा डाल दिया है। जो है वो देश में एक बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन में आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी इस निचली पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित होगी और होनी चाहिए। 5 तारीख को जो वोट पड़ेगा इस गांव से, एक तरफा वोट विकास के लिए, विश्वास के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए पड़ना चाहिए। आजम खान के गढ़ में, जिसको तथाकथित गढ़ कहा गया, उसको गढ़ के अंदर दफनाने का काम और उनकी इस 45 साल की सियासत को एक लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके आज यहाँ कमल खिलाने का और योगी जी और मोदी जी में आस्था जताने का काम करेगा। भाजपा की कोशिश रामपुर के मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने की है, जो हमेशा से आजम खान की ताकत रहा है। लेकिन इस बार भाजपा ने न सिर्फ मुस्लिमों को लेकर अपना रवैया सॉफ्ट किया है, बल्कि पसमानदा मुस्लिमों के जरिए वो सबका साथ, सबका विकास का नारा दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो कमाल भाजपा ने रामपुर लोकसभा के चुनाव में किया, वो क्या विधानसभा के उपचुनाव में कर पाएगी? क्योंकि ये सीट पिछले 4 दशकों से आजम और उनके परिवार के पास रही है। इतिहास कोई चीज़ है ही नहीं। ये 10 बार इस पर आजम साहब विधानसभा चुन कर गए, एक बार मेरी वालदा गई, आजम साहब पार्लियामेंट से जीत कर गए। ये शहर समाजवादियों का शहर है और हर दौर में, चाहे कितना ही बुरा वक्त रहा हो, इस शहर ने, इस ज़िले ने कभी समाजवादी पार्टी को कमज़ोर नहीं होने। मतलब एक सीट भाजपा की है तो दूसरी सपा की, और अब कौन किसके गढ़ में सेंध लगाता है, इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा। क्योंकि ये कहने के लिए उपचुनाव है, लेकिन जानकारों की नज़र में ये पश्चिम यूपी के सियासी भविष्य का चुनाव है। खतौली से सनुज शर्मा के साथ रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। और अब बात किसानों की हुंकार, लखनऊ से देहरादून तक ललकार की, क्योंकि किसानों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है और इस बार केंद्र बनाया है लखनऊ और देहरादून को। क्योंकि एक तरफ राकेश टिकैत लखनऊ में थे तो उनके भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष देहरादून में गरज रहे थे। ये किसान आंदोलन के बाद पहली बार था जब किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है। 1 साल बाद किसानों की हुंकार, लखनऊ से देहरादून तक ललकार। यूं देश बिल्कुल बारूद के ढेर पर बैठा। क्या ये किसान आंदोलन पार्ट 2 का ट्रेलर है? क्योंकि किसानों ने एक बार फिर हल्ला बोल दिया है और लखनऊ से देहरादून तक अपनी आवाज उठाकर साफ कर दिया है कि विरोध की आग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। क्योंकि एक तरफ लखनऊ में राकेश टिकैत सरकार को तानाशाह बता रहे थे, तो दूसरी तरफ देहरादून में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत देश को बारूद के ढेर पर बताते हुए सरकार की नीतियों को खुली चुनौती दे रहे थे। इनके परिवार में भी कहने लगा, अच्छा परिवार में भी तोड़फोड़, सीधा परिवार में ही गए, तब निपटा दिया। हरियाणा में चौटाला थे, वे खत्म करे। यहाँ ये महाराष्ट्र में इनकी गैर कुछ लड़ाई लड़ रहे थे, वे खत्म करे। हमारे बड़े संगठन में भी एक सरकारी संगठन बना दिया। तो भाई ये तोड़ फोड़ के मास्टर हैं, इनसे बच के रहना। यूं देश बिल्कुल बारूद के ढेर पर बैठा। बारूद के ढेर पर बैठा, कहां तक आवाज उठावा और कहां खत्म करे। इन्होंने मेरे तरीके से सत्ता हथियाली भाई, हम भी इसके भागीदारी है भाई, इस नाश के भागीदारी हमने भी वोट दी भाई। किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज लखनऊ के इको गार्डन में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की एक
बड़ी सभा हुई जिसको नाम दिया गया था किसान मजदूर महापंचायत। इस महापंचायत में प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोग शामिल हुए और इस महापंचायत की गूंज यहां से लेकर उत्तराखंड के देहरादून तक गई, क्योंकि वहां भी इसी तरह की एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में जो प्रतिनिधिमंडल था उसने जाके गवर्नर से मुलाकात की और उनको अपना 8 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। ये पहली बार है जब भारतीय किसान यूनियन ने 2 राज्यों की राजधानी से अपनी बात रखी है, लेकिन किसानों का दर्द ये भी है कि किसान आंदोलन में 750 किसान मर गए, लेकिन सरकार की तरफ से उनके लिए एक शब्द तक नहीं कहा। हमारे 750 किसान शहीद हो गए 13 महीने के आंदोलन में। कोई भी आदमी ने बताया तो प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द उनके प्रति बोलिया हो। आप लोगों की कदर का, सम्मान का युद्ध नतीजा देख लो। तब आपको बता दें कि 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों ने पिछले साल 11 दिसंबर को आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन एमएसपी, गन्ना भुगतान, बिजली बकाया जैसे मुद्दे अभी भी बाकी हैं और अब किसान इन्हीं मुद्दों को हथियार बनाकर फिर से हुंकार भर रहे हैं। और अब सवाल बड़ा है कि जो पंचायत अभी हुई है कहीं वो आने वाले दिनों में आंदोलन का रूप तो नहीं ले लेगी, क्योंकि किसानों के तेवर एक बार फिर वैसे ही हैं जैसे किसान आंदोलन से ठीक पहले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात सीएम योगी आदित्यनाथ की दहाड़ की, जिनकी डिमांड इन दिनों दूसरे राज्यों में भी बढ़ती जा रही है। आज 9 दिन में चौथा मौका रहा जब सीएम योगी गुजरात में भाजपा की तरफ से उन्होंने बैटिंग की। और लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या जिस तरह से सीएम योगी ने यूपी में भाजपा का कमल खिलाया था, क्या वो गुजरात में भाजपा को जीत दिला पाएंगे? गुजरात में योगी की दहाड़, कांग्रेस पर प्रचंड प्रहार। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी। योगी डिमांड हाई, यूपी मॉडल जिताएगा लड़ाई। भारत माता की, भारत माता की। चुनाव गुजरात में है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है, क्योंकि जिस गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती रही है वो चुनाव की कसौटी पर खड़ा है। और अब भाजपा ने गुजरात में फिर से जीत का कमल खिलाने के लिए अपने सबसे बड़े महारथी को मैदान में उतार दिया है, क्योंकि ये 9 दिन में चौथी बार था जब सीएम योगी गुजरात की पिच पर भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे थे। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी। गुजरात में सीएम योगी अब तक कुल 13 जनसभाएं कर चुके हैं, जो दूसरे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि सीएम योगी न सिर्फ प्रचार कर रहे हैं बल्कि हिंदुत्व की पीच पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि सीएम योगी ने अपनी जनसभा की शुरुआत उस सोमनाथ मंदिर के दर्शन से की है, जहां से कभी आशीर्वाद लेकर भाजपा ने रथ यात्रा शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड लगातार हर दूसरे राज्य में है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, इसको लेकर के तमाम सारे जो राज्य हैं वहां पे चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनाव प्रचार के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में है। अगर बात करें तो आज भी मुख्यमंत्री गुजरात पहुंचे, जहां पे उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। अब सवाल बड़ा है कि सीएम योगी क्या भाजपा के जीत में एक फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी के रैलियों में भीड़ आ रही है उसमें एक बात तो साफ है कि यूपी के बाहर सीएम योगी की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इससे पहले हिमाचल चुनाव में भी सीएम योगी ने 16 जनसभाएं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां गद्दे की फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और आगजनी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग में कंपनी के मालिक की कार भी खाक हो गई है। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में ये आगजनी की घटना हुई है। मौके की तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। गद्दे की फैक्ट्री ये बताई जा रही है जिसमें अचानक से आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद, हालत की राहत की बात यह है कि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि आगजनी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है और इसी के साथ साथ जो इस गद्दा फैक्ट्री के मालिक था उसकी गाड़ी को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जो कि जलकर राख हो गई है। और ये इस वक्त की तस्वीरें हैं जब इस आग पर काबू पाने की कोशिश करता फायर ब्रिगेड नजर आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बुलंदशहर से पूरा मामला सामने आया था। राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों का नुकसान इस आगजनी के कारण हुआ है। तो क्या कारण रहे आग लगने के पीछे, इसके बारे में अभी तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल सामने आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी गोरखपुर वासियों को करोड़ों की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दौरान फ्लाईओवर, सीवरेज, जल निकासी और 4 लेन के बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम आज शाम 4 बजे बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करीब 1821 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं सोमवार को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री रामगढ़ताल नौका विहार रोड स्थित चंपा देवी पार्क में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करीब 1000 जोड़ों को आशीर्वाद भी देंगे। सीएम को गोरखपुर आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर मिल रही है वाराणसी से। लक्सा थाना अध्यक्ष अनिल साहू के निलंबन का आदेश। अनुशासनात्मक कार्रवाई में नपे लक्सा थाना अध्यक्ष सूरज तिवारी बने हैं नए लक्सा प्रभारी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लक्सा थाने पर प्रदर्शन किया था और थाना अध्यक्ष अनिल साहू पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया था, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई अब हुई है। इन्हें हटा दिया गया है और अब सूरज तिवारी को लक्सा थाना प्रभारी बनाया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लक्सा थाने पर प्रदर्शन किया था और अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। थाना अध्यक्ष अनिल साहू को हटाने की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही थी और अब इन्हें निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है। डीएमएसपी ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। ट्रक बस रैन बसेरे का अधिकारियों ने जायजा लिया। साफ सफाई की उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। रैन बसेरों में खाना पेयजल की व्यवस्था के भी निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां लखनऊ में डीएम और एसपी ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और चकबस्त रैन बसेरों का अधिकारियों ने जायजा लिया। किस तरीके से साफ सफाई वहां पर है, कैसे लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी ली गई, फीडबैक लिया गया और साफ सफाई रखने के जो लोग हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है और जो रैन बसेरों में रह रहे लोग हैं उन्हें साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।